Hello दोस्तों, welcome to Judicial Junction, a junction where all the judicial concepts are cleared. So दोस्तों, ये Judicial Junction की पांचवी यानी कि फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले के 4 वीडियोस में शुरुआती 3 वीडियोस में हमने बात की है CPC 1908 के बारे में और चौथी वीडियो में हमने बात की है CRPC 1973 के बारे में। सो आपको अगर CPC या CRPC की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी पिछली यानी कि प्रीवियस वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से CPC 1908 यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की। वो इसलिए क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो कि हमारा एक प्रोसीजरल लॉ है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले में सेक्शंस हैं और दूसरे में ऑर्डर्स हैं। सेक्शंस हैं 158 और ऑर्डर्स हैं 51। एंड एज यू नो दैट कि सेक्शन के साथ साथ CPC में हमारे ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑर्डर्स के होने की वजह से ही CPC को एक प्रोसीजरल लॉ बोला जाता है। अदरवाइज ये प्रोसीजरल भी है, सब्सटैंटिव भी है, लेकिन अगर एक वर्ड में आंसर देना है तो इट्स ओनली अ प्रोसीजरल लॉ। सो गाइज, जैसे कि अभी आप लोगों ने जाना कि CPC 1908 में 51 ऑर्डर्स हैं और 51 के 51 ऑर्डर्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली PCSJ का एग्जाम हो या हमारे अपकमिंग लॉ के एग्जाम्स हो, उन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये ऑर्डर्स। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इस बार जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है, जो हमारे 6th सेमेस्टर के जो एग्जाम है, उसमें इतना डिटेल में शायद ना पूछें कि बताइए ऑर्डर 41 के, रूल 5 के, सब रूल 6 में क्या है, क्योंकि इतना डिटेलिंग में अगर पूछते हैं तो फिर वो तो एक हिसाब से PCSJ का प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। और अगर आप इतना डिटेल में बता ले गए तो फिर तो आप लॉ के बाद PCSJ का फॉर्म भी भर ही दीजिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक विद दैट। हाँ, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे CPC के ऑर्डर्स की। दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में CPC के ऑर्डर तो मैं बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो का अंत होते होते आपको 51 ऑर्डर्स समझ में आ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। और 51 अगर याद नहीं भी होते हैं तो 21 तो आपको वीडियो के बंद होते होते पक्का याद होने वाले हैं। माफ़ी मैंने इसलिए मांगी थी क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ बोलूंगा, नीचे एडिट में जो लाइनें लिख करके आती थी मेरी प्रीवियस वीडियोस में, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं लिख के आएंगी। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज एडिट करने में 5-6 घंटे जाते हैं और जैसा कि आप सबको पता है एग्जामिनेशन के सिर्फ 20 दिन बचे हैं, सो मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी होती है। सो मेरे दर्द को भी आप सब लोग समझिए। तो इसके बावजूद भी आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बढ़ते हैं ऑर्डर्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 51 ऑर्डर्स इन CPC 1908। अब ऑर्डर्स को शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्या है कि अगर वो ना हो तो इस दुनिया में कुछ भी होने या ना होने का पता ही नहीं चलेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव का अस्तित्व। अगर इंसान ही नहीं है तो कुछ भी दुनिया में होता है या नहीं होता है तो हमें कौन सा पता चलने वाला है, क्योंकि हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो किसी भी चीज़ का पता चलने के लिए किस चीज़ का होना इंपॉर्टेंट है? एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यही तो CPC का ऑर्डर 1 कह रहा है, यानी कि पार्टीज। अगर आप किसी भी केस को स्टार्ट करते हो, किसी भी केस को फाइल करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? पहले उसके लिए इंसान तो होना चाहिए, पहले उसके लिए लोग तो होना चाहिए, पहले उसके लिए पार्टीज तो होना चाहिए। 2 लोग तो इंपॉर्टेंट है ना, एक प्रोसिक्यूशन दूसरा डिफेंडेंट, या एक प्लेंटिफ दूसरा डिफेंडेंट। यहाँ पर मैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का और प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का भी फर्क समझाते हुए चलता हूँ। देखिए, सिविल केसेस में बोलते हैं जो केस करता है यानी कि वादी, उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, और जो अपना डिफेंस करता है, अपना बचाव करता है, उसको प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट बोलते हैं। और क्रिमिनल केसेस में जो केस करता है, जो वाद लाता है, जो इल्ज़ाम लगाता है, उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। और जो रिस्पॉन्स करता है या जो अपना बचाव करता है उसको डिफेंस बोलते हैं। या जो कंप्लेन करता है उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं, और जो रिस्पॉन्ड करता है उसको रिस्पॉन्डेंट बोलते हैं। यानी कि क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन, डिफेंस या कंप्लेनेंट और रिस्पॉन्डेंट, और सिविल केसेस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। सबसे पहले क्या हो गया, ऑर्डर 1 क्या कहता है? पार्टीज। तो हमें ये पता चल गया कि ऑर्डर 1 किसके बारे में बात करता है? ऑर्डर 1 पार्टीज के बारे में बात करता है। 2 लोग होने चाहिए, एक वादी और दूसरा प्रतिवादी। दोस्तों इस वीडियो को इस मेंटालिटी के साथ देखिए कि आप मेरे साथ साथ में याद करते हुए भी चलें। इस वीडियो को बंद करते हुए कम से कम आपको आधे ऑर्डर्स तो याद हो जाएं, क्योंकि एक बार ये ऑर्डर्स आपको रट गए ना, उसके बाद लाइफ टाइम आपका पीछा छोड़ देंगे। और आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको ऑर्डर्स नहीं आते। इस वीडियो के बाद आपको ऑर्डर्स रट जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ऑर्डर 1 की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑर्डर 2 की, यानी कि आदेश संख्या 2 की। ऑर्डर 2 में क्या है? देखिए, पार्टीज तो हो गई। अब पार्टीज करेंगे क्या? पार्टीज बैठ करके चाय तो पिएंगे नहीं, पार्टीज क्या करेंगे?
पार्टीज ये देखेंगे कि जिस मुद्दे को लेकर के वो कोर्ट में जाना चाहते हैं एक्चुअली वो मैटर क्या है, एक्चुअली वो मुद्दा है क्या, उस मुद्दे को फ्रेम करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ रॉन्ग हैज बीन कमिटेड टू मी फॉर विच आई एम ट्राइंग टू गो टू कोर्ट, क्या हुआ है ऐसा मेरे साथ जो मैं कोर्ट में जाना चाहता हूं, यानी कि मुझे फ्रेम करना पड़ेगा अपने मैटर को। तो ये पार्टीज क्या करेंगी, अपने अपने मैटर को फ्रेम करेंगी। तो ऑर्डर 2 में यही तो दिया हुआ है, यानी कि ऑर्डर फर्स्ट में क्या हो गया पार्टीज, और ऑर्डर 2 में क्या हो गया फ्रेमिंग करना, यानी ऑर्डर 2 में क्या है फ्रेम। अब बढ़ते हैं ऑर्डर 3 की तरफ। देखिए अब पार्टीज हो गई, पार्टीज ने मैटर को फ्रेम कर लिया। अब खुद तो जाकर के कोर्ट में केस नहीं लड़ने लगेंगे, खुद तो आर्ग्यूमेंट नहीं देने लगेंगे, वहां पर आपको एक इंसान की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, वकील साहब की। जी हाँ, वकील साहब को यहाँ पे नाम दिया गया है प्लीडर या रिकॉग्नाइज एजेंट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं रिकॉग्नाइज एजेंट ऑब्लिक प्लीडर, यानी कि वकील साहब से आपको मिलना पड़ेगा। वकील साहब क्या करेंगे, आपके केस को इंस्टीट्यूट करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ द सूट। इंस्टीट्यूट ऑफ द सूट का मतलब क्या है, ये मैं ऑर्डर 4 में आ गया। ऑर्डर 1 में क्या है पार्टीज, ऑर्डर 2 में क्या है फ्रेम करना, ऑर्डर 3 में आपको वकील साहब से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वकील के बिना काम नहीं चलना, क्योंकि वकील को न्यायालय के अधिकारी कहते हैं, ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहते हैं। तो ऑर्डर 3 में यू विल हैव टू गो टू द रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर। फिर और वकील साहब का काम क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है ये ऑर्डर 4 में दिया हुआ है। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब क्या है, देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब है वाद को दाखिल करा देना। अब यहाँ पे सूट का मतलब क्या है, देखिए सिविल केसेस में जो केस होता है, जो वाद होता है, इसको सूट बोलते हैं, और क्रिमिनल केसेस में जो केस होता है, जो वाद होता है, उसको केस ही बोलते हैं। तो क्रिमिनल केसेस में केस को केस बोला जाएगा, और सिविल मैटर्स में उस मैटर को क्या बोला जाएगा, सूट बोला जाएगा। तो सिविल में सूट, क्रिमिनल में केस। सो फोर्थ में यानी कि ऑर्डर 4 में वकील साहब क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन को सूट ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि सूट को इंस्टीट्यूट कर देंगे, यानी कि वाद को दाखिल कर देंगे। अब बढ़ते हैं ऑर्डर नंबर 5 की तरफ। ऑर्डर नंबर 5 में क्या है, अब वाद दाखिल हो गया तो यहां पर क्या किया जाएगा, वाद दाखिल होने के बाद सम्मन्स भेजे जाएंगे। SUMMON सुमन लिखा जाता है, सम्मन्स कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सुमन बोलते हैं, आपको जो बोलना है बोलिए। सुमन भेजा जाएगा ऑर्डर 5 में। ऑर्डर 5 में सुमन भेजने के बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वाद स्टार्ट हो जाएगा। प्लीडिंग का मतलब क्या, प्लीडिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत वाद चलता है, और उसके अंदर भी चीजें आती हैं जो आपको आगे पता चलेंगी। सो ऑर्डर 5 में क्या हो गया, प्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब ऑर्डर 5 में जब प्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ऑर्डर 5 में, और ये प्लीडिंग कहां दे रखी है, ये प्लीडिंग दे रखी है ऑर्डर 6 में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर 1 में पार्टीज आ गई, ऑर्डर 2 में पार्टीज ने अपने मैटर को फ्रेम कर लिया, ऑर्डर 3 में उन्होंने रिकॉग्नाइज एजेंट प्लीडर यानी वकील साहब से बात कर ली, ऑर्डर 4 में वकील साहब ने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर दिया, वाद को दाखिल कर दिया, ऑर्डर 5 में समन्स भेज दिया गया उन लोगों को जो केस से रिलेटेड हैं। देन उसके बाद में ऑर्डर 6 में प्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब प्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, ऑर्डर 7 में हमें प्लेंट भेजना होगा। देखिए प्लेंट का मतलब क्या होता है, जब सिविल केसेस में जो अपनी कंप्लेंट है, जो प्रॉब्लम है, जो वादी होता है, जो प्लेंटिफ होता है, वो जो डॉक्यूमेंट भेजता है उसे प्लेंट बोलते हैं। ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हो, आप अपना मैटर लिखते हो कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, आपकी जो शिकायत होती है, या कह लें कि आप जो भी कोर्ट से रिलीफ चाहते हो, जो आप कोर्ट से न्याय चाहते हो, वो बात जिसमें लिखते हो उसको प्लेंटिफ बोलते हैं सिविल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में उसको कंप्लेंट बोल सकते हैं या कुछ और भी बोलते हैं, बट सिविल मैटर्स में क्या होता है, इसको प्लेंट बोलते हैं, और इसको जो दाखिल करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। तो ऑर्डर 7 में क्या है, प्लेंट हो गई। अब देखिए जिसके ऊपर आपने केस किया है वो भी तो जवाबी कार्यवाही करेगा ना, वो भी तो अपना जवाब देगा ना, तो उसके जवाब को बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट, या कभी कभी उसको WS भी बोलते हैं, WS रिटन स्टेटमेंट। ये कहां पे दिया हुआ है, ऑर्डर 8 में। ऑर्डर 7 में प्लेंट हो गई, ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट हो गया। अब ऑर्डर 9 में क्या होगा भाई, देखिए आपने पार्टीज बना ली ऑर्डर 1 में, ऑर्डर 2 में आपने फ्रेम कर दिया, ऑर्डर 7 में आपने प्रिंट भेज दी, देन ऑर्डर 8 में उधर से रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गया। देन ऑर्डर 9 में अब क्या होगा, ऑर्डर 9 में क्या होगा कि पार्टीज को अपेयरेंस देना होगा कोर्ट में, अपेयरेंस या नॉन अपेयरेंस। देखिए प्लेंट भी हो गई, देन उसके बाद में आपका रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गया, तो अब केस आगे बढ़ेगा ना, यानी कि सूट आगे बढ़ेगा, और सूट को आगे बढ़ाने के लिए उन पार्टीज को मौजूद होना चाहिए, वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, अपेयरेंस देनी चाहिए अपनी। तो अपेयरेंस या नॉन अपेयरेंस आ जाएगा ऑर्डर 9 में। N से 9 और N से नॉन अपेयरेंस, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑर्डर 9 में हो गया अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस। अब ऑर्डर 10 में क्या है, देखिए पार्टीज आ गई, अपेयर हो गई, अब क्या किया जाएगा पार्टीज के साथ में, उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। सो ऑर्डर 10 में है एग्जामिनेशन। अब आप कैसे याद रखेंगे कि ऑर्डर 10 में ही एग्जामिनेशन है। देखिए आपने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन कब दिया था, बोर्ड का पहला एग्जाम कब दिया था, 10th में दिया था। उसी से याद रखिए कि ऑर्डर 10 में आपका है एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन हो जाएगा, अब आप आएंगे ऑर्डर 11 में। ऑर्डर 11 में क्या हो जाएगा, ऑर्डर 11 में हो जाएगा डिस्कवरी।
ऑर्डर 11 में डिस्कवरी। देखिए यहाँ पर मैं आप ट्रिक को समझिएगा, ऑर्डर 11 में है डिस्कवरी, ऑर्डर 12 में क्या है, एडमिशन। देखिए ऑर्डर 10 में, पहली बार 10th में आपने एग्जाम दिया था बोर्ड का, तो आप उससे याद रखेंगे कि ऑर्डर 10 में है एग्जामिनेशन। ऑर्डर 11 में आप क्या करते हैं, 11 में आते ही आप डिस्कवर करते हैं कि यार साइंस लें कि बायोलॉजी लें कि आर्ट्स लें कि किस पर्टिकुलर स्ट्रीम से हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो 11 में आपने कर ली डिस्कवरी। देन उसके बाद में बात करते हैं 12th। अब 12th भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो आप किस चीज़ में एडमिशन लेने के लिए डिस्कवरी कर रहे थे, 12th में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि 11 तो नॉर्मल होता है ना, फिर दूसरा जो कठिन एग्जाम होता है वो तो 12th ही होता है। तो यानी कि ऑर्डर 10 में हमें हमारा एग्जामिनेशन हो गया, ऑर्डर 11 में साल भर हम ट्राई करते रहे कि कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, देन फाइनली एडमिशन हमने ले लिया 12th में। तो ऑर्डर 11 में हमारे पास क्या हो गया, डिस्कवरी, और ऑर्डर 12 यानी कि आदेश 12 में हमारे पास क्या हो गया, एडमिशन। देन उसके बाद में ऑर्डर 13 में क्या होगा, जो भी आपने अभी तक एग्जामिनेशन किया, उसके बाद में जो भी आपने डिस्कवरी की, डिस्कवरी में जो कुछ आपको मिला, डिस्कवरी में जो भी चीज़ें उभर के बाहर आई, जो भी आपने समुद्र मंथन किया और मंथन में जो भी चीज़ें बाहर आई, तो जो भी उस मंथन में सारी चीज़ें बाहर आई, उनमें से जो कोर्ट को अच्छा लगा वो कोर्ट ने एडमिट कर लिया, यानी कि एडमिशन ले लिया। कहाँ पे, ऑर्डर 12 में। और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी उनको रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न ही तो दे रखा है ऑर्डर 13 में, आदेश 13 में क्या है, रिटर्न कर देना। एक बार फिर से करते हैं, ऑर्डर 10 में हमने सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम दिया यानी कि 10th में, तो ऑर्डर 10 से याद रखेंगे, ऑर्डर 10 में है एग्जामिनेशन। ऑर्डर 11 में हमें डिस्कवरी याद रखनी है। ऑर्डर 12 में जो डिस्कवरी में चीज़ें मिली उसमें से जो हमें अच्छा लगा उसको हमने एडमिट कर लिया यानी एडमिशन, और जो अच्छा नहीं लगा वो हमने रिटर्न कर दिया। ऑर्डर 13 में हमने रिटर्न कर दिया। देन उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर 14 की, ऑर्डर 14 की। ऑर्डर 14 में दिया हुआ है सेटलमेंट ऑफ इशू, यानी कि अभी तक की जो विवाद चल रहा था उस विवाद को सेटल कर दिया जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हमें आगे का केस लड़ना है। तो सेटलमेंट ऑफ इशू कहाँ पे दे रखा है, ऑर्डर 14 में दे रखा है। देन उसके बाद ऑर्डर 15 आता है। ऑर्डर 15 में आपको क्या दे रखा है, ऑर्डर 15 में है डिस्पोजल, यानी कि मामले को डिस्पोज कर दिया जाए। देन उसके बाद में ऑर्डर 16 में आपका आ जाता है विटनेस। अब जैसे विटनेस की बात आती है, देखिए ऑर्डर 15 तक अभी आपके बीच में और कोर्ट के बीच में ही केस चल रहा था और कोई बीच में नहीं आ रहा था। अभी अब जरूरत किसकी पड़ने लगी है, विटनेसेस की जरूरत पड़ने लगी है। तो यानी कि ऑर्डर 16 में विटनेसेस की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ही विटनेस को बुलाने की बारी आई, जज साहब ने आपसे कहा कि आप अपने विटनेस को हाजिर करिए, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि देखिए विटनेस को तो मैं हाजिर कर दूंगा, लेकिन मुझे अपने 4 विटनेस भेजने हैं आपके पास, लेकिन उनमें से जो 2 विटनेस हैं वो जेल में हैं, वो प्रिजनर्स हैं, इम्प्रिजनमेंट में हैं, उनको मैं कैसे भेजूं। तो उसके लिए भी सीपीसी 1908 में प्रावधान है। ऑर्डर 16A में, 17 में नहीं, ऑर्डर 16 में है विटनेसेस, ऑर्डर 16A में है प्रिजनर्स फॉर बीइंग विटनेसेस, यानी कि कैसे उनको विटनेस बना करके लाया जाएगा जो प्रेजेंट में है, जो जेल में है, जो डिटेंशन में है, उनको किस तरीके से लाया जाना है, इस बात का प्रावधान कहां दे रखा है, ऑर्डर 16A में। हिंदी में कहेंगे शायद आदेश 16 का या वो जो भी हिंदी में कहते हो, लेकिन ऑर्डर 16A बोलेंगे। 16A में दिया हुआ है विटनेसेस हु आर इन द प्रिजन, हु आर इन इम्प्रिजनमेंट। सो ऑर्डर 16 में दे रखा है विटनेस और ऑर्डर 16A में दे रखा है प्रिजनर्स। अब देखिए जब आपको अपने विटनेसेस को बुलाना होगा तो आप जा करके ही बुला करके लेके आओगे ना, ऐसा तो ही नहीं कोर्ट में खड़े खड़े बोलोगे और वो आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, और जाने के लिए आपको जो कोर्ट की जो कार्यवाही अभी चल रही है उसको रुकवाना पड़ेगा, यानी कि एडजर्नमेंट लेना पड़ेगा। तो यही तो दे रखा है ऑर्डर 17 में। ऑर्डर 17 यानी कि आदेश संख्या 17 क्या कहती है, एडजर्नमेंट। अब उसके बाद आप आ जाइए ऑर्डर 18 में। देखिए ऑर्डर 18 में जब आप आए तो आप क्या करेंगे, आपने 17 में एडजर्नमेंट लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि आपको अपने विटनेसेस को बुलाने थे, वो विटनेस जो 16A के तहत जेल में थे। जब वो विटनेस आ गए तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उनका एग्जामिनेशन करेंगे। अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था इससे पहले ऑर्डर 10 में वो पार्टीज के बीच में हुआ था, लेकिन अब ये जो एग्जामिनेशन होगा ये विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा ऑर्डर 18 के तहत, यानी कि आदेश संख्या 18। देखिए लॉ के प्रोफेशन में कोई भी चीज़ ऐसे तो एक्सेप्टेबल होती नहीं है, हर चीज़ के लिए हमें एफिडेविट चाहिए होता है। अब एफिडेविट क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमने एग्जामिनेशन किया, जो भी चीज़ें हमें सुनाई दी, जो दिखाई दी, जो भी हमें एडमिट करना है, हमें से तात्पर्य कोर्ट को जो चीज़ें एडमिट करना है वो तभी एडमिट करेगा जब आप साथ में एफिडेविट लगा करके दोगे। तो ये एफिडेविट कहाँ पर दिया है, ऑर्डर 19 में ही दिया हुआ है एफिडेविट। अब देखिए एफिडेविट भी लगा दिया, अब फाइनली काम क्या बचा है, अब सब कुछ तो हो गया है, केवल जजमेंट अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो ऑर्डर 20 में ऐसा करते हैं, जजमेंट भी पास कर ही देते हैं। तो ऑर्डर 20 में हो गया जजमेंट, यानी कि आदेश संख्या 20 में आपको मिल गया जजमेंट।
आपको मिल गया निर्णय। लेकिन ये जो निर्णय है, ये जजमेंट है, आप फ्री में तो लेके नहीं जा सकते, आपको वो सारी कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ेगी जो अभी तक कोर्ट ने आपके बिहाफ पे बेयर की है। फॉर एग्जाम्पल, उसने जो समन्स भेजे, जो विटनेसेस को बुलाया, उन सब में जो खर्चा किया वो किससे लेगा? वो भी तो आपसे वसूलेगा ना। तो वो सारी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। ये कॉस्ट के बारे में कहाँ डिफाइंड है? सीपीसी के सेक्शन 35 में, 35B और 35 और 35A, इन जो 35 सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन जो है कॉस्ट से रिलेटेड है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। देन बात करते हैं ऑर्डर 21 की। अब ऑर्डर 20, ये ऑर्डर 20A में था कॉस्ट, ऑर्डर 21 में नहीं था। ऑर्डर 20 में जजमेंट है, ऑर्डर 20A में कॉस्ट है, और ऑर्डर 21 में क्या है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको डिग्री तो पास कर दी गई, आपको जजमेंट तो पास कर दिया गया, लेकिन अब उस जजमेंट को आपको करवाना भी तो है। फॉर एग्जाम्पल, लिख के तो दे दिया गया कि जो ज़मीन है वो ए और बी के बीच में झगड़ा है, तो ज़मीन ए को दी जाती है, और ज़मीन पे पोजीशन किसका था? बी का पोजीशन था। तो अब बी से वो पोजीशन हटा के ए को दिलाना रिटन पेपर पे, और इस एफिडेविट वगैरह लगा के, ये जो सारी प्रक्रिया होगी, इस सारी प्रक्रिया को करने को, या ये कह ले कि जो जजमेंट होता है, उस जजमेंट को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने के लिए जो ऑर्डर निकलता है, उसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो एग्जीक्यूशन होता है। तो ये एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में दिया है? ऑर्डर 21, यानी कि आदेश संख्या 21 में। देखिए, 21 के बाद भी 22 से लेकर के 51 तक की सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। अगर आप पीसीएसजे का एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, प्रैक्टिकली कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए तो 51 की 51 आपको आना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ऑर्डर 21 तक, 1 से लेकर 21 तक की क्या प्रोसेस दी हुई है? 1 से लेकर 21 तक इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें कोर्ट में केस को फाइल करने से लेकर के जजमेंट पा करके उसको एग्जीक्यूट करने तक का तरीका 1 से 21 में दे रखा है, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इसके बावजूद भी अगर आपको पढ़ने हैं तो मैं उसके लिए भी वीडियोस बना दूंगा, लेकिन फिलहाल 1 से 21 तक अगर आप सारे ऑर्डर्स पढ़ लेंगे तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि एग्जामिनेशन काफी अच्छा जा सकता है। तो वीडियो को बंद मत कीजिएगा, एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज कीजिए पूरा। ऑर्डर 1 में आप याद करते चलिए, आप एक एक बात अपने माइंड में बोलते चलिए, जो मैं बोल रहा हूं वो खुद भी बोलते चलिए। ऑर्डर 1 में क्या है? ऑर्डर 1 में आपका दे रखा है पार्टीज, क्योंकि पार्टीज के बिना कोई भी केस हो ही नहीं सकता। और यहां पर यह भी आप याद रख लीजिए कि सिविल सूट्स कहते हैं, अगर सिविल मैटर्स है तो सिविल सूट बोलेंगे, क्रिमिनल मैटर्स में केस बोलते हैं। ऑर्डर 2 में क्या आ जाएगा? पार्टीज ऐसे कुछ नहीं कर सकती, उनको पहले अपना मैटर फ्रेम करना होगा। तो ऑर्डर 2 में आपने फ्रेम कर लिया, ऑर्डर 2 में फ्रेम ही दे रखा है। ऑर्डर 3 में आपको प्लीडर से मिलना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज एजेंट से मिलना पड़ेगा, वकील साहब से मिलना पड़ेगा। वकील साहब क्या करेंगे? वकील साहब ऑर्डर 4 में जाकर के इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर देंगे, वाद को दाखिल कर देंगे। ऑर्डर 5 में क्या किया जाएगा? जैसे ही वाद दाखिल होता है, दोनों पार्टीज को समन भेजे जाएंगे, SUMMON। देन उसके बाद में ऑर्डर 6 में प्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद ऑर्डर 7 में प्लेंट दी जाएगी। प्लेंटिव देता है। प्लेंटिव कौन होता है? वादी। और देन ऑर्डर 8 में प्लेंट का जवाब रिटन स्टेटमेंट या WS से देता है कौन? प्रतिवादी, यानी कि डिफेंडेंट। तो ऑर्डर 8 में आपको मिल जाता है रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 9 में N से अपीयरेंस या नॉन अपीयरेंस, यानी कि उनकी मौजूदगी चाहिए वहां पर। देन उसके बाद ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन कैसे याद रखेंगे? आपने 10th में एग्जाम दिया था बोर्ड का पहली बार, सबसे इंपॉर्टेंट, तो ऑर्डर 10 से याद रखेंगे एग्जामिनेशन। देन ऑर्डर 11 में आप करेंगे डिस्कवरी, फैक्ट से रिलेटेड डिस्कवरी। देन ऑर्डर 12 में आप एडमिट कर लेंगे डिस्कवरी में, कोर्ट को जो अच्छी बातें लगी कोर्ट ने 12 में एडमिट कर ली, और 13 में जो बातें नहीं अच्छी लगी थी उसको रिटर्न कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इंपाउंड कर दिया या इंस्पेक्ट कर दिया। देन उसके बाद ऑर्डर 14 में क्या होगा? ऑर्डर 14 में कर लेंगे सेटलमेंट ऑफ इशू, यानी कि मुद्दे को डिसाइड कर लेंगे। देन ऑर्डर 15 में आपका डिस्पोजल हो जाएगा, डिस्पोज कर दिया जाएगा। ऑर्डर 16 में क्या किया जाएगा? आपके विटनेसेस की बारी आ जाएगी। ऑर्डर 16 में जैसे ही विटनेस की बारी आई, आपने कहा अरे मुझे तो 4 विटनेस जो है भेजने हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 हैं वो जेल में हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा कि ऑर्डर 16A में जो है आप उनको भी बुला सकते हो जो जेल में है। देन उसके बाद ऑर्डर 17 में आप एडजर्नमेंट मांगोगे, कहोगे स्थगित तो करो पहले इस कार्यवाही को, तब तो मैं लेके आऊंगा। देन ऑर्डर 18 में उन प्रिजनर्स का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। देन उसके बाद ऑर्डर 19 में एफिडेविट लिया जाएगा, क्योंकि एफिडेविट के बिना तो कोई काम होता नहीं है। देन उसके बाद ऑर्डर 20 में फाइनली आपको जजमेंट मिल जाएगा, और ऑर्डर 20A में पहले आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसके बाद जजमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऑर्डर 21 में आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सो दोस्तों, इस बार मैंने आपसे एक बार भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि नीचे कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा है। तो इसको आप रिकॉर्ड करते चलिए, इसको आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, इसको नोट करते चलिए। वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे, डबल स्पीड पे, स्लो स्पीड पे, जैसे भी आपको सही लगता है 2-3 बार वीडियो को देखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि 2 बार वीडियो देखने के बाद आपको इंशाल्लाह सारे के सारे ऑर्डर्स याद हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है, सो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे जल्दी ही अगली वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच। ऑल्दो ऑर्डर 21 के बाद जो ऑर्डर 22 से लेकर के ऑर्डर 51 तक है वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप प्लीज, आपके पास अगर डायरेक्ट है या बुक्स हैं तो आप उनसे एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 1-2 इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे कि ऑर्डर 41 में अपील दे रखा है, ये ऑर्डर 35 में जैसे ऑर्डर 35 में इंटर पीरियड सूट दे रखा है। तो इस तरह के ऑर्डर्स हैं जो बाकी के इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 1 से लेकर के 21 तक की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें केस को फाइल करने से लेकर के एग्जीक्यूशन तक की बात की जा रही है। बाकी जैसे ऑर्डर 22 है तो ऑर्डर 22 में बताया गया है कि इस तरह के प्रोसेस दिए हुए हैं 22 से लेकर के 51 में, और वो प्रोसेस कनेक्ट 1 से 21 के बीच में ही करते हैं। क्योंकि 22 में ये बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल जब आपने केस को फाइल किया गया था, सूट को इंस्टीट्यूट किया गया, तो उस टाइम आप अनमैरिड थे, बाद में आपकी शादी हो गई, उस टाइम पे प्लेंटिफ था, उसके बाद मर गया, देन उसके बाद में लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका आया कि नहीं आया, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, फिर उसके बाद कोर्ट की फीस कैसे पे करनी है, कोर्ट के बाहर पे करनी है या अंदर पे करनी है, इंडिजेंट पर्सन का सूट कैसे होगा, देन उसके बाद में सेकंड अपील कैसे आप करेंगे, ऑर्डर की अपील कैसे करेंगे। ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं होती है, डिक्री की सेकंड अपील होती है, ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं होती है। तो डिक्री की सेकंड अपील कहाँ दे रखी है, सेक्शन 100 में। सेक्शन 96 से लेकर के 109 तक सारा जो है वो अपील के बारे में ही दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद के ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि 1 से 21 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 से 21 तक आप ना याद करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो प्लीज एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, एक बार वीडियो को फिर से देखने के बाद आपको याद हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है।